बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आपके पास अगर दो ट्राइंगल क्या है, अगर आपके पास सिमिलर, मान लीजिए जैसे ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी, और यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर। मान लीजिए ये 60-60 डिग्री है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, जो ट्राइंगल 60-60 लगता है, तीनों साइड इसके बराबर होती है, इक्विलेटरल। और यहाँ पर भी 60 है। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते भाई? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है? इस बात कर रहे हो, शेप देख लो यार, शेप कह रहा हूँ, साइज देख लीजिए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है ये, एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है, हाँ सेम शेप के हैं, दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। और सिमिलर के लिए सिंगल इस तरीके से आप, ठीक है, नीचे इक्वल टू नहीं आता। तो अगर दो ट्राइंगल अगर आपके पास एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए, मैं आपको ये भी बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन अभी कर लेंगे। अभी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से आपको आइडिया पड़ जाएगा यार, ये इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा आपको 1 नंबर, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हर बार आया, इस बार भी आया। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर, आपके पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, और आप इनसे क्या क्या लिख सकते हो भाई? ए बी अपॉन में पी क्यू, गुरजीत बोलता नहीं, चुपचाप बैठ रहा था बस। बी सी अपॉन में क्यू आर ए सी अपॉन में, मतलब साइडें प्रोपोर्शनल होती है, आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा भैया, इससे फायदा क्या होता है? इससे मान लीजिए, इससे ये फायदा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है 10, और ये आपको 4 दिया हुआ है और ये पूछा है, देखो समझो मैं आपको यूज बता रहा हूँ। तो अब अगर आप गौर करें भाई, दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं ए प्रॉपर्टी से, सही है। अब जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, आप क्या बात पिक कर सकते हो इससे, कि साइडें कैसी होंगी इसकी? प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, तो ये तीसरी वाली भी तो होगी। अरे तीसरी वाली की जरूरत ही नहीं है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि 5 अपॉन में 10 इक्वल है 4 अपॉन में x। देख लो इक्वेशन बन गई। और एक चीज मिसिंग है, 10th क्लास तक के मैथ्स में बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बस 100 में 100 लाते हैं बच्चे, इक्वेशन का खेल है सारा। मैथ्स इज ऑल अबाउट इक्वेशन। जिस बच्चे को इक्वेशन आती है ना, उसका मैथ्स कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। आपको इक्वेशन बना दी मैंने, ये जो सीपीएसटी है, साइडों का प्रोपोर्शनल होना, ये आपकी इक्वेशन बनाता है कुछ ऐसी अपॉन में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसमें से एक्स नहीं निकाल सकते? कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स इक्वल्स टू 40 अपॉन में 5, काट पीट के कितना आएगा आपके पास? 8। और एक्स इक्वल टू कितना? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो मतलब मेरे ख्याल से पूछा ही गया, आप चाहे तो बेशक चेक कर लेना, सैंपल पेपरों को भी चेक कर लेना, या जितने का बोर्ड एग्जाम हो उनको चेक करना। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते हैं, देखो कुछ इस टाइप का है कि एक पोल है, ठीक है, और उसकी शैडो पड़ रही है, ठीक है, वो शैडो जो है 4 मीटर की है, और वो पोल जो है वो खुद 2 मीटर का है, ठीक है, इस तरीके का। और एक और पोल है जो कि 8 मीटर का है। अब ऐसे पूछ लेते हैं उसकी शैडो कितनी बड़ी होगी? यही सवाल आता है। अब यही सवाल आता है बस इतना। अब बच्चे का सोचते हैं ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का क्वेश्चन है, क्योंकि एप्लीकेशन ट्रिग्नो में भी शैडो और वो सब चीजें तो हमने काफी कॉमन देखी। एंगल तो गिवन नहीं है, फिर ट्रिग्नो लग कैसे जाएगा? क्यों भाई? शैडो आपके साथ, ये वेल अंडरस्टूड बात है। देखो कुछ चीजें कॉमन सेंस भी होती हैं भाई, सेम टाइम पे ये काम हो रहा है, तो सन के साथ एंगल सेम होगा ना हर बंदे का। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं भाई, सेम टाइम पे पुनीत भी खड़ा है, तो पुनीत जो सन के साथ एंगल बना रहा है और जो एंगल मैं बना रहा हूं वो कैसा होगा? सेम ही होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं 90 की बात नहीं कर रहा अभी मैं, अभी हाँ वो कर रहे हैं।
अब ये चीज समझ में आई आपको? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियस सी बात है दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। एलिवेशन यहाँ, भाई सन यहाँ है प्लीज, ठीक है, आपकी परछाई बनाती है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि परछाई आपकी बनी वहां से देखिएगा। आप सूरज की तरफ जब देखोगे ना, देखो मान लो, जैसे मान लो एक बंदा यहाँ खड़ा है, देखो पता नहीं तुम इस चीज पर कभी गौर तुमने किया कि नहीं किया, जैसे मान लो एक बंदा यहाँ खड़ा है, ओके, और सूरज मान लीजिए यहाँ है, उसकी परछाई जो है वो यहां तक है। तो अगर आप यहाँ पे एक इंच मतलब यहां से अगर किसी बंदे को बोलो ना भाई देखना मेरे सर को देखना, तो जब वो आपका सर देखेगा ना, तो वो सूरज को ना बिल्कुल यहां पाएगा आपके, बिल्कुल ऊपर, मतलब सूरज जस्ट ढका ही होगा आपसे, ऐसा होता है मामला। अगर वो आपकी बिल्कुल परछाई से देखता है सूरज को, ऐसा होता है। मान लीजिए जैसे बंदा है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई सूरज तो आपका यहां है और परछाई आपकी यहां है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। परछाई खूब लंबी होगी यहां तक होगी कम से कम, और फिर यहां से जब आप उसको देखोगे ना, तो आप देखोगे कि यहां से जब वो बंदा देखेगा तो सूरज बिल्कुल आपके सर के जस्ट पीछे ही हो, तभी तो एलिवेशन बनता है सूरज का। और ऐसा ही एंगल हर एक बंदे के साथ होगा और हर एक टावर के साथ भी होगा, हर बिल्डिंग के साथ होगा उस टाइम पे। मान लो जैसे 1 बज रहे हैं दोपहर के, या फिर 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो सूरज अगर झुका है ना, तो वो जितना झुका है वो सारी चीजों के लिए उतना ही झुका है, उतने ही एलिवेशन पे है वो सूरज सबके लिए, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई बंदा हो, चाहे कोई भी हो। ये कमाल है, क्योंकि सूरज बाहर है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो धरती पे कोई लाइट नहीं चमक रही, ठीक है, तो वो बाहर है। तो ऑब्वियस बात है जब आप उसको देखोगे, आप खुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखो ना, आप आप जैसे मान लो किसी सरफेस पे आप खड़े हैं, जैसे अर्थ हो गया, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, टावर मान लीजिए यहाँ पर है, आप जब यहां से अपनी शेडो से जब इसको देखोगे और टावर के लिए भी देखोगे, तो सूरज जो है बहुत बड़ा है, तो आप पाओगे कि सूरज के साथ ये दोनों के दोनों एलिवेशन कैसा बना रहे हैं, सेम ही बना रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था उस पर वापस आते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो सन का जो एलिवेशन है वो ऑब्वियस ही बात है वो दोनों के लिए कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि पहली बार में तो एक बार मैं भी चकमा खा गया था, मैंने ये एप्लीकेशन ट्रिगनो का क्वेश्चन है क्या, ज्यादा पढ़ लेने से प्रॉब्लम होती है कि भाई एप्लीकेशन क्या आएगी, फिर मैं बाद में समझा अरे नहीं यार ये तो किसका है, ट्राइंगल्स का क्वेश्चन, और ये पूछते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में। अब मुझे बात बताओ ये एलिवेशन दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, क्या एंगल सी और एंगल आर सेम होंगे? आंसर है यस। रीजन क्या होगा, एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है ये, और सेम टाइम पर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के लिए एलिवेशन कैसा होगा, सेम होगा सन का। अच्छा जी, अब ये बताइए टावर के साथ उसकी परछाई कितना डिग्री एंगल क्रिएट करती है, 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही क्रिएट करेंगे 90। अब एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दो एंगल आपने क्या करा दिए, इक्वल करा दिए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, सिमिलर। अब सिमिलर हो गए तो आप साइडों को क्या बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल। भैया साइडों के पास ही क्यों गया, अरे मेरी मिसिंग क्या चीज है, तो मुझे साइड निकालनी है ना, बत्रा जी ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, मुझे क्या निकालनी है, साइड। तो जब साइड आपको निकालनी है तो साइडों की ही तो इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे। अब साइडों की इक्वेशन कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड। फिर कैसे लिखें, 2/8 इक्वल्स टू 4/x। अच्छा ये बताओ क्या तीसरी वाली चीज लेने की जरूरत है, आंसर है नहीं। अच्छा ये बताओ क्या ले सकते हैं, ले तो सकते हैं, फिर ये ऐसा लिख जाएगा AC/PR। अरे समझ तो सही भाई, मैं ऐसा लिख दूंगा कुछ। अब मेरे पास जब ये 2 इक्वल टू है, अब इसको भी थोड़ा डील करो, ये भी बच्चों को नहीं आता, ये तो अब आपकी मर्जी है, आपके पास 2 इक्वेशन है ना एक साथ जुड़ गई, आप चाहो अपनी मर्जी से तो इन 2 को एक बार में ले सकते हो इक्वल टू, या फिर पिछली 2 भी इक्वेशन ले सकते हैं आप एक साथ, या फिर पहली वाली और लास्ट वाली भी ले सकते हैं। ये कमाल है, ये मतलब ये ऐसा लिख सकते हैं। अरे मैं बता रहा हूं तो मैं चीज ऐसा कर सकते हैं आप, कभी 3 चीजें हुई ऐसे, तीनों रेशियोज आपने लिख दिए, फिर खुद फैसला करना कि क्या चीज ऑप्ट करनी चाहिए। अब मुझे एक बात, आंसर सेम आएगा, आंसर क्या, इसमें वैल्यूज ही नहीं पता दोनों, आप इसको लेके फायदा ही नहीं कुछ।
इसमें अगर पता होती वैल्यूज तो हम किसी भी से भी सॉल्व कर दें एक ही बात पे। अब बताओ कौन सी इक्वेशन है मैं लूं? पहली दो ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तीन चीजें पता है, एक मिसिंग है, ये फायदा देगा। अच्छा ये क्यों नहीं ली? पता ही नहीं। कितनी मिसिंग है इसमें? तीन। तीन ए सी भी नहीं पता, पी आर भी नहीं पता, एक्स भी नहीं पता, चार पता है। कैसे निकल जाएगा? कभी नहीं निकलेगा आंसर। जानबूझकर ऐसी इक्वेशन लीजिए जिसमें सिर्फ एक ही चीज क्या हो, मिसिंग। और अगर दो इक्वेशन मिसिंग हो तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगे? दो वेरिएबल मिसिंग हो तो कितनी इक्वेशन? दो। एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आप बताइए क्या चीज में लेनी चाहिए हमें? 2/8 इक्वल्स टू 4/x। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। x इक्वल्स टू 16। तो भाई ये जो शेडो होगी ये कितने की होगी? 16। अच्छा एमसीक्यू में आता है तो बच्चा थोड़ा अंदाजा भी लगा लेता है, नहीं करना ये सब। कैसे? भाई दो था, क्या बन गया? 8। कितने टाइम्स बढ़ा ये? 4 टाइम्स, है ना? तो 4 का क्या होगा? क्यूब। मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे 4 का क्यूब तो फिर 64 हो जाएगा। मैं रेशियो की बात कर, कितने से मल्टीप्लाई किया? दो को की कितना आ गया? 8। कितने से किया? 4 से। तो इसको कितने से करोगे? हमेशा काम यही यही तो होता है रेशियो में, और होता ही क्या है? भाई किसी चीज को मान लो जैसे भावना जो है 12 नंबर लाई 15 में से। अब भावना के नंबर को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60, और 15 को भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 12 सॉरी 48, और 15 को 4 से कर दूं तो 60। अब इनका रेशियो भी कितना होगा? यही होगा जो इनका रेशियो होगा। मतलब है कि आप जो रेशियोज निकाल रहे हैं ना, जैसे मान लो यहाँ 2 और 3 है, थोड़ा सा आप ही बताइएगा, थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मान लीजिए यहाँ 6 है, तो यहाँ कितना होगा? एनी आइडिया? दो से तुमने कितना बनाया? 6। कैसे बनाया? 3 से मल्टीप्लाई करके। फिर इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से कितना दे? भैया बनाया थोड़ी हो तो क्यों? अरे आया ना, मैं आपको डायरेक्ट रेशियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज कैसे पता लगा लेते हैं। सिंपल सी बात है, 2 का क्या बन गया? 6। तो 3 का क्या बनेगा? 9। 3 3 से मल्टीप्लाई कर रहे। एक और पूछ लेते हैं, लाओ। यहाँ 2 है, यहाँ पे लेट इट बी 5 है, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ कितना होगा? अब तुम मतलब वो कहते इसके बराबर साथ वाला ही देखोगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ऐसे नहीं होता यार। इस बार ये किसके साथ जा रहा है? तो यहाँ वाला किसके साथ जाएगा? थोड़ा थोड़ा इनोवेटिव सोचो। मान लो कि मैं यहाँ पे 6 दे देता, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12। अब बताओ 10। सही है ना? ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएगा, स्टैंडर्ड जाएगा मामला, समझो। थोड़ा सा बनाएगा वो ट्रिकी उसको, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा, पर इतना ट्रिकी नहीं होगा कि आप कर ना पाओ। थोड़ा सोचने की बात है, जिसके साथ सुटेबल रेशियो बनता है उसी के साथ बनाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है। 30 क्या हाइपोटेनियस है वो? हाइपोटेनियस कैसे चेंज कर दोगे तुम? ठीक है, और एक्चुअली थोड़ा गलत, थोड़ा ज्यादा गलत कर गए। ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 30, ठीक है, और ये वाला लेट इट बी 12। 12 नहीं, 12 नहीं हो सकता, ये यहाँ 15 है ना, तो ये आपको 20 रखना पड़ेगा उनसे। आप थोड़ा सोचो ना, 5 का क्या बना? 15 का क्या बना? कैसे बन रहा है ये? कैसे बन रहा है? तो भाई 20 को किससे करोगे? तो बनेगा 40। तो रेशो के लिए वो अपॉन अपॉन लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप ये भी सोच लो, इससे इससे ये बना है, फिर इसको दूसरे वाले को बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई लगेगा? अगर एमसीक्यू में नहीं आया तो देन यू हैव टू सॉल्व लाइक दैट। भाई देखो, अगर एमसीक्यू नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा वो एक नंबर के लिए भी। एमसीक्यू में भी सॉल्व करना पड़ता है, बट उसमें आंसर का मामला होता है। आपने सॉल्व बेशक सही किया हो, पर अगर एमसीक्यू गलत लिख दिया है तो नंबर कटेगा, फिर मिलेगा नहीं। और चाहे तुमने सॉल्व गलत किया हो लेकिन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके सही कर दिया है, तो फिर मिलेगा मिलेगा आंसर, मतलब नंबर मिलेगा। ठीक है प्रीत, ओके। चलिए आइए एक थ्योरम दिखा दें आपको, बीपीटी थ्योरम। देखो मैथ्स के बारे में थोड़ा सा जानो,
एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट हुए हैं, थेल्स। थेल्स, ठीक है। उन्होंने उन्होंने बेसिकली ज्योमेट्री पे बड़ा काम किया। ज्योमेट्री को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा डिटेल्स कलेक्ट करी हैं, क्योंकि पहले के जमाने के लोग जो है ज्योमेट्री में ज्यादा काम करते थे। और इसका जीता जागता उदाहरण है आपके पास पिरामिड्स, ठीक है। पिरामिड्स लगभग 7,000 साल पहले के हैं, ठीक है। और 7.5, चलो ठीक है, 7,500 साल पहले के हैं। अब आप खुद सोचिए कि पिरामिड्स के बारे में शायद आपने पता नहीं मिस्टीरियस चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कि पिरामिड्स का बेसिकली उन्होंने इस तरीके का शेप है, ठीक है। और वो एक जगह जाके सारे, है ना, मामला मिलता है, ठीक है। लगभग कुछ इस तरीके का मामला है। और यकीन मानो, ये जो टॉप है ना, प्लीज प्लीज, ये जो टॉप है ना, हाँ हर साइड से बराबर है। मतलब उस टाइम पे सोचो यार, तुम थोड़ा सा सोच के देखो, 7,500 साल पहले की बात है। ज्योमेट्री पे कितना तगड़ा काम है उनका। मतलब इसका जो टॉप है, वो इस स्क्वायर का जो मतलब डायगोनल्स जहां मिलते हैं ना, वो एग्जैक्टली इसके ऊपर है। मतलब नीचे ऑब्वियसली बात है, उन्होंने स्क्वायर बॉडी बनाई होगी ना, फिर उसके बाद उन्होंने पत्थर रखे होंगे, तो जो सेंटर गया ऊपर का और नीचे का जो डायगोनल्स का जो है, वो बिल्कुल डिट्टो है। और इसी के ऊपर जो सबसे बड़ा पिरामिड है आपका, जो गाजा का पिरामिड है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली उसी की मतलब उन्होंने वो दम मम्मी जो रहते हैं वो उन्होंने रखा है, ठीक है। उसका जो चैम्बर होता है, जो गाजा पिरामिड का सबसे बड़ा जो चैम्बर है, वो उसके नीचे ही है। हाँ, कब्र टाइप का, मतलब उनका प्रॉपर एक चैम्बर बनाते हैं। पिरामिड्स वालों का मानना, इजिप्शियन का मानना था कि जो हमारे राजाओं की जो क्या कहते हैं उसको, आत्माएं होती हैं, वो बेसिकली कुछ दिन वापस आती हैं, एक दिन वापस आती हैं, और वो आएंगी वापस, ऐसा वो कहते हैं। देखो उनकी स्टोरी थोड़ी बहुत पढ़ी है मैंने, तो उसमें वो ऐसा कहते हैं कि वापस आएंगी, और उसके लिए हमने इनके शरीर को बचा के रखा हुआ है, और इस तरीके से वो उसको लपेट के रखते हैं, ठीक है। और प्रॉपर वो जब आएगी तो ऑब्वियसली बात है, जब राजा है तो भाई कोई ऐसा मतलब ताबूत में थोड़ी रहेगा बस खाली, उसके लिए प्रॉपर उन्होंने चैम्बर बनाया है, महल टाइप का अंदर। और उसका हाँ प्रॉपर मतलब उसके जो भी ड्रेसअप है, जो भी चीजें वो उन्होंने रखी हुई हैं, खाना पीना भी वो रखते थे। कहाँ से जाते थे भैया? उनके प्रॉपर गेट है वहां पर अंदर जाने, पिरामिड में? हाँ पिरामिड के अंदर, ठीक है। अरे यार, ठीक है। अच्छा, ये जो ज्योमेट्री का जो काम है ये काफी तगड़ा है, ठीक है। तो ये काफी टाइम से चला आ रहा है और उन्होंने किया भी है। पिरामिड से सबसे मिस्टीरियस बात एक और भी है कि इसके अंदर जो स्टोन्स यूज हुए हैं, वो लगभग 25 हाथी के बराबर के हैं, 25 हाथी के वेट के बराबर के हैं। अब इतने बड़े पत्थर उन्होंने पहुंचाए कैसे? और जिस टाइप के वो पत्थर यूज हुए हैं, ऐसे पत्थर आजू बाजू में कहीं नहीं है, तो वो लाए कैसे, वो रखे कैसे, और वो एक्यूरेट शेप में कैसे रखे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऐसे मत सोचिए कि ये मतलब आप अभी पढ़ रहे हैं, ये बहुत पहले से है, और एलजेब्रा से ज्यादा पॉपुलर है ज्योमेट्री, और आज भी है। इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा इतने फेमस में, लोग कहते हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और आपने देखा भी तो वो साइन थीटा कॉस थीटा से वो आप काइट की हाइट, बैलून की हाइट, और ये और दूर और सब निकालते ना, पता। ठीक है, चलिए आइए बीपीटी पे काम करते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है वो सुन, क्या कहता है, नहीं आइडिया बीपीटी थ्योरम का? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बीपीटी थ्योरम को इसके साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, थेल्स थ्योरम। यकीन मानो, एक बार बोर्ड एग्जाम्स में इस नाम से बोल दिया था उन्होंने, और बच्चों को नहीं पता चला कि बीपीटी प्रूफ करनी है, उन्होंने बोल दिया प्रूफ थेल्स थ्योरम। बच्चे बधी, ये तो पढ़ाया नहीं। और जबकि थेल्स थ्योरम को ही क्या बोलते हैं, बीपीटी। उसमें मैथमेटिशियन का नाम है थेल्स, उसके नाम पर थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम प्रूफ के लिए आ सकता है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है वो सुनिए। थेल्स थ्योरम ये कहती है, पहले मोटा मोटा हिसाब समझ लो, थेल्स थ्योरम का प्रूफ हम कर लेंगे। थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है, अगर आपके पास, ट्राइंगल्स में काफी इंटरेस्ट है बहुत पहले से। ट्राइंगल एक लौता ऐसा शेप है जिसके ऊपर वजन डाला जाए तो वो टूटता नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी इमारतें, यहां तक कि आपके ब्रिजेस भी के ऊपर जो बनाया जाता है शेप, वो किस शेप का बनाया जाता है, ट्राइंगल। आप जैसे ही वजन डालेंगे ना, ये स्प्लिट हो जाता है, इसलिए ये शेप बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्कल और ट्राइंगल, ये दो ऐसे शेप्स हैं मतलब जो काफी कमाल है,
और यकीन मानो जब टायरों का आविष्कार नहीं हुआ था और टायर बन रहे थे, तो सबसे पहला टायर कौन सी शेप का बना था? ट्रायंगल का, गाड़ियों में। गाड़ियों में नहीं, जब मतलब आदि मानव जब खोज कर रहा था तो सबसे पहला ट्रक, क्योंकि वो ट्रायंगल्स काफी फेमस है पहले से, तो उन्होंने, लेकिन उन पे बहुत जोर पड़ा था, क्योंकि वो ना घसीट के ले जाते थे, क्योंकि ये पलटता ही नहीं था। फिर उन्होंने फिर उन्होंने, मैं सच बता रहा हूँ, टायर्स के बारे में शायद पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद वो ये शेप लेके आए, फिर उन्होंने हेक्सागोनल शेप बनाया। हेक्सागोनल चला काफी अच्छा, लेकिन इस पे भी उन्होंने फिर क्या हुआ ना, हेक्सागोनल, जब हेक्सागोनल ज्यादा फेमस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद देखा कि इसके कोने टूट गए और गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती थी, मतलब यार ये अच्छा है। तो उन्होंने कैसा शेप बनाया? सर्कल। और अभी मतलब जब स्टार्टिंग में जब टायर्स बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले इनमें पानी भरा था, टायरों में हवा नहीं थी, टायर में पानी भरते थे पहले, और फिर वो पानी से उसका वजन लेकिन बढ़ जाता था। नहीं, वो टायर, हाँ, ट्यूब भरते थे, उसके ऊपर टायर लगते थे और फिर उसमें चलाते थे पानी भर के। फिर जब पंचर हो जाता था, फिर उसके बाद उसके प्रेशर को रोकना काफी बड़ा मुसीबत था। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब टायर्स आने लगे मार्केट में, तो सबसे पहले हवा नहीं भरी थी, जो 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 खोज पड़ताल हो रही थी टायरों की, कि सबसे ज्यादा मतलब मामला किससे सही रहेगा। उन्होंने हाइड्रोजन भर के देखी, उन्होंने हीलियम भर के देखी, उन्होंने पानी भर के देखा, फिर उन्होंने लगा नहीं यार, हीलियम में, हाइड्रोजन में, इनमें क्या होता था ना, ये ज्यादा टेम्परेचर, ठंडी तो रहते थे ये, आप अपना हाइड्रोजन भरो, ये ज्यादा ठंडी रहती है, तो टायर फटता नहीं जल्दी से। लेकिन हवा के कंपेयर में उन्होंने मामले को फिर रिजॉल्व करके भाई ये महंगी पड़ती है, फिर वो एयर पे आ गया यार, ये सही। चलो बीपीटी पे काम करते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है वो सुनो। बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, और अगर आप किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, किसी भी एक साइड के पैरेलल, वो किसी भी साइड के पैरेलल हो सकती है, मैं किसके अलोंग बना रहा हूं पैरेलल? बीसी के। इन अ ट्राइंगल, इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, if we draw a parallel line to a side of a triangle, पैरेलल लाइन क्या होती है सुजीत, जो नीचे आती है? क्या बोल रहा है? जो आपस में कट नहीं करती हैं, जो लाइनें आपस में कट नहीं करती हैं, रेल की पटरी जैसे आपस में कटिंग नहीं होती है उनमें, तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कट नहीं करती हैं। तो इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में अगर आप किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं एक ट्राइंगल में, भाई समझने की बात है, थोड़ा समझ लो पहले, प्रूफ हम कर देंगे, प्रूफ को इतनी बड़ी बात नहीं है। इन अ ट्राइंगल, इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल सो दैट इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो बाकी की जो बची हुई साइड है उनको अलग अलग पॉइंटों पे अगर वो लाइन कट कर दे, अगर आपने किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना दी एक ट्राइंगल में, और वो बाकी की दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे कट कर रही है, तो ये वाली लाइन इन दोनों साइडों को बराबर रेशो में बांट देगी। दोबारा सुनिए, मतलब ये है कि अगर आपने, इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, देन क्या होगा बताओ भाई? देन ए एक्स अपॉन में बी एक्स ये है, यही है आपकी बीपीटी, बस यही है बीपीटी एक्चुअली। अब प्रूफ है, ये स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल बात है कि इन ट्राइंगल, अगर आप किसी भी एक लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो बाकी की दो लाइनें जो हैं वो बराबर रेशो में बटेंगी। और इस पे आपको एक नंबर का एमसीक्यू जरूर आता है, आएगा, ठीक है? तो भैया बराबर रेशो में बटेंगी। अच्छा, तो क्या मैं इससे, इस बीपीटी थ्योरम से क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि ए एक्स और ए वाई इक्वल है? बोलो, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं कह सकते बराबर हैं, क्योंकि रेशो इक्वल होने का मतलब कतई नहीं होता कि वैल्यू बराबर होगी। ये बात मैंने आपको रेशोज में बताई थी। एक्स किसके इक्वल है? हाँ भाई, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स भी कह सकते हो क्या? भाई मैंने क्या ये बोला क्या कि एक्स मिड पॉइंट है? मैंने ये बोला दोनों के रेशो कैसे होंगे, बराबर होंगे। आइए थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं इस पर।
जैसे मान लीजिए इस तरीके का ट्राइंगल है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इक्वल होंगे उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं मामला। और अगर आपने, हाँ भैया इक्वल वाले भी आ जाना साथ में, यहाँ एक्स और वाई वाले, तो क्या पी वाई और एक्स क्यू बराबर है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लाइन है पैरेलल है, तो वो ये कह रहा है कि पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू इक्वल है पी वाई अपॉन में वाई आर के। इसके क्या आप इससे ये कह सकते हो कि पी एक्स और पी वाई बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। देखो पी एक्स इतना है और पी वाई देख लीजिए, किसी भी हिसाब से बराबर तो मुझे तो नहीं लग रहा। क्या भी कह सकते हैं कि एक्स क्यू और वाई आर बराबर है? आंसर है नहीं। लेकिन इनके रेशियोज कैसे हैं? बराबर है। भैया रेशियोज पर थोड़ा सा ध्यान दे पाओ। भाई रेशियो का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 अपॉन में 2 है और ये जो है ये है। अच्छा मैंने अगर ये 20 रख दिया तो तुम बताना यार ये कितना होगा? चलो देखते हैं, बताओगे नहीं बताओगे? 8 भाई 5 से 20 कैसे बनाया? 4 से 2 से क्या बनाओगे? 8 बनेगा ना। अरे सुन लो यार इधर, 5 का क्या बन गया? 20। 2 का क्या बनेगा? 5 का 20 कैसे बनाया? मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 से जो भी बनेगा वो मल्टीप्लाई बाय 4 से बनेगा, तो 4 2 जा। एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट निकाल देना। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करता है ना, वो कह देता है ऐसे ट्राइंगल दे देगा। हर बार आया भैया सुन लो, वो क्या कह देता है, यहाँ पे 5 दे देगा, यहाँ 2 दे देगा, यहाँ 8 दे देगा और ये पूछ लेगा और कह देगा ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है? पैरेलल है। तो आप ही सोचिए ना, 2 का क्या बन गया? 8। 5 का क्या बनेगा? 2 का 8 बनने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, 5 का 20 बनने के लिए मल्टीप्लाई बाय। ठीक है। अच्छा जी, बीपीटी थ्योरम को थोड़ा सा और इस पर जांच पड़ताल करते हैं। ये रहा आपका ट्राइंगल, यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये इसके पैरेलल बना रहा हूं। हो जाएगी। क्या अब आपकी बीपीटी काम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी बिल्कुल करेगी। उसने कहा था किसी भी एक साइड के पैरेलल बनाओ, लेकिन एनसीईआरटी में नीचे वाली के बन रहा है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमेशा पैरेलल नीचे वाली की ही होती है, जबकि ऐसा है नहीं। अब आपके स्टैंडर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब क्या करें, ये बोल दे कि ये इसके पैरेलल है, ये 5 दे दे, ये 2 दे दे, यहाँ पे लेट इट भी 4 दे दे और ये पूछ ले। तो देखिए 2 से क्या बना? 4। 5 से क्या बनेगा? 10। समझ में आ रहा है? अच्छा रेशो और लिखवा दो। कैसे लिखोगे इसके रेशो? गलत। इसके रेशो 1 से चालू नहीं होंगे भैया, ये गलत बताया आपने। अब आप यहां से बेस समझ के देखो ना, टॉप कहां पर है? बी पे। तो रेशो कैसा बनेगा? बी एक्स अपॉन एक्स ए इक्वल बी वाई अपॉन वाई सी या सी वाई, ऐसा होता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऐसा हो सकता है तो क्या यार ये चीज भी अलाउड है क्या? रेशो बता दो सुजीत, तू ही बता दे रेशो अकेला ही। सुजीत से नहीं बताया जाएगा क्या? बी अपॉन ए तेरा नाम सुजीत भी है क्या? पापा सुजीत बुलाते हैं आपको? हाँ भैया ओहो बोलो। अरे बता यार, इतना मुश्किल थोड़ी है, यहां से पूछ रहा हूं, ये पैरेलल लाइन है तो ये टॉप होगा ना, यहां से देख के बता दे। तू डर ले पहले। बी ए अपॉन अपॉन में ए आर बी अपॉन बी क्यू। बी अपॉन, ये है मामला। तो बीपीटी थ्योरम कहती है कि एक ट्राइंगल में, पहले हिंदी में समझ लो फिर अंग्रेजी में भी कर लेंगे। एक ट्राइंगल में अगर हम किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाते हैं जो बाकी की 2 लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे काटे, तो वो लाइन उन दोनों साइडों को बराबर रेशो में बांट देगी। समझ में आ गया? ठीक है सुजीत, इस चीज को थोड़ा समझ के देखिएगा। मैं चाहता हूं, आपका होमवर्क है, आप तीनों तरीके से इस लाइन को बनाओगे और मेरे को ये रेशो ला के लिख के दोगे। समझ में आया? ठीक है।